नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केसों में से एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बस सिर्फ संविधान समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि इस एक केस ने भारत में फंडामेंटल राइट्स की पूरी व्याख्या ही बदल दी थी। सरल शब्दों में कहें तो इस एक केस ने आर्टिकल 21 को नया जीवन दान दिया। अब सवाल आता है कि आर्टिकल 21 है क्या? साथियों, आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीडर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यानी किसी व्यक्ति की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी उससे नहीं छीनी जा सकती जब तक कानून द्वारा तय प्रक्रिया का पालन न किया जाए। पहले कोर्ट आर्टिकल 21 को बहुत नैरो तरीके से देखते थे। मतलब अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया और उस कानून के अनुसार कार्रवाई हुई तो कोर्ट ज़्यादा सवाल नहीं पूछता था। लेकिन मेनका गांधी केस ने यह सब पूरी तरह से बदल दिया। अब सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को थोड़ा समझते हैं। साथियों, मेनका गांधी जी एक प्रसिद्ध पत्रकार, लेखिका और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी हस्ती थी। वर्ष 1977 में अचानक भारत सरकार ने पासपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से उनका पासपोर्ट इम्पाउंड कर लिया, यानी कि जब्त कर लिया। और यह कार्रवाई पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 10(3)(c) के तहत की गई थी। सरकार ने उन्हें सिर्फ इतना बताया कि उनका पासपोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित में जब्त किया गया है। मेनका गांधी जी ने पूछा, कारण बताइए, तो सरकार ने साफ साफ कारण बताने से मना कर दिया। अब आप सोचिए कि अगर आपका पासपोर्ट अचानक जब्त हो जाए और कोई रीज़न भी ना बताया जाए तो क्या यह उचित है? और इसी मुद्दे को लेकर मेनका गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने कहा कि यह एक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। अब समझते हैं साथी, कोर्ट के सामने कुछ प्रश्न थे। पहला प्रश्न था, क्या पासपोर्ट इम्पाउंड करना पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है? दूसरा, क्या सिर्फ कोई कानून होना काफ़ी है या वह कानून फेयर भी होना चाहिए? और तीसरा, क्या आर्टिकल 21 को आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से अलग देखा जा सकता है? अब यहाँ थोड़ा पुराना इतिहास समझना होगा। इससे पहले एक केस था A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 अलग है, आर्टिकल 19 अलग है, आर्टिकल 14 अलग है। अगर सरकार ने कानून बना दिया है तो आर्टिकल 21 सेटिस्फाई हो सकता है, यानी राइट्स को कंपार्टमेंट्स में देखा जाता था। लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल दिया। अब कोर्ट का फैसला समझते हैं। जब कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 में जो प्रोसीडर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा हुआ है उसका मतलब है सिर्फ कोई भी प्रोसीडर नहीं है, वह प्रोसीडर फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल भी होना चाहिए। अगर प्रोसीडर आर्बिट्रेरी है, अन्यायपूर्ण है या अनरीजनेबल है तो वह वैलिड नहीं माना जाएगा। अब यहाँ कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सिद्धांत दिया कि कानून सिर्फ बना देना ही काफ़ी नहीं होता, कानून न्यायपूर्ण भी होना चाहिए। अब दूसरा बड़ा पॉइंट यहाँ पर है कि कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19, 14 और आर्टिकल 21 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर सरकार किसी की लिबर्टी छीनती है
तो एक्शन इक्वलिटी टेस्ट भी पास करे, फ्रीडम टेस्ट भी पास करे और फेयर प्रोसीजर भी फॉलो करे। इसे कई लोग गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, यानी आर्टिकल 14 इक्वलिटी, आर्टिकल 19 फ्रीडम, आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी। अब इसका सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं साथियों कि मान लीजिए सरकार कहे कि बिना नोटिस किसी का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर सकती है या हम कर देंगे। तो अब सवाल आता है, क्या सबके साथ ये बराबरी होगी? आर्टिकल 14 क्या फ्रीडम प्रभावित हो रही है? आर्टिकल 19 क्या फेयर हियरिंग मिली है? आर्टिकल 21। अगर जवाब नहीं है तो एक्शन चैलेंज हो सकता है। अब इस केस में पासपोर्ट का मतलब सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं था। कोर्ट ने माना कि विदेश यात्रा करना पर्सनल लिबर्टी से जुड़ा मामला हो सकता है, यानी लिबर्टी को नैरो नहीं बल्कि ब्रॉड मीनिंग में देखा गया और यही इस केस की सबसे बड़ी ताकत थी। अब इस जजमेंट के बाद आर्टिकल 21 बहुत पावरफुल बन गया और इसी आर्टिकल 21 के तहत कोर्ट ने आगे चलकर कई राइट्स भी दिए, जिसमें राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू एजुकेशन जो बाद में डेवलप हुआ, और राइट अगेंस्ट कस्टोडियल टॉर्चर प्रिंसिपल्स। साथियों, एक लाइन वाले आर्टिकल 21 से पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन शुरू हुई। अब प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंस समझते हैं इसका कि अगर सरकार कोई एक्शन लेती है, जैसे पासपोर्ट सीज करना, डिटेंशन करना, प्रॉपर्टी प्रोसेस अफेक्ट करना, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना, तो कोर्ट अब पूछ सकती है कि क्या प्रोसेस फेयर था, क्या सुनवाई मिली, क्या रीजन दिया गया, क्या एक्शन आर्बिट्रेरी था। यह सोच मेनका गांधी केस से बहुत मजबूत थी। अब जुडिशरी एग्ज़ाम या यूपीएससी एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है साथियों कि इस केस का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस बताइए। तो आप आंसर में लिख सकते हैं कि पहला सिग्निफिकेंस है आर्टिकल 21 का लिबरल इंटरप्रिटेशन हुआ। दूसरा, प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। तीसरा, आर्टिकल 14, 19, 21 इंटरकनेक्टेड बताए गए। और चौथा, ए गोपालन अप्रोच कमज़ोर हुई। और पांचवा, फ्यूचर ह्यूमन राइट जूरिस्प्रूडेंस की फाउंडेशन बनी। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन समझते हैं साथियों कि अमेरिका में कंसेप्ट है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और वहीं दूसरी तरफ भारत के संविधान में ओरिजिनली लिखा गया था प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन मेनका गांधी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन ऐसा किया कि इंडियन आर्टिकल 21 में भी फेयरनेस और रीजनेबलनेस आ गई, जो ड्यू प्रोसेस जैसी प्रोटेक्शन देती है। कुछ लोग कहते हैं कि कोर्ट ने टेक्स्ट से आगे जाकर इंटरप्रिटेशन किया, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर कोर्ट ऐसा नहीं करती तो लिबर्टी पूरी तरह कमज़ोर रह जाती। आज ज़्यादातर स्कॉलर्स इस जजमेंट को लैंडमार्क मानते हैं। दोस्तों, मेनका गांधी केस ने हमें सिखाया कि सरकार किसी व्यक्ति की लिबर्टी छीन सकती है, लेकिन मनमाने तरीके से कभी नहीं। प्रोसीजर सिर्फ टेक्निकल नहीं होना चाहिए, प्रोसीजर न्यायपूर्ण, उचित और तार्किक भी होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स अलग अलग आइलैंड भी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए प्रोटेक्शंस हैं। और यही कारण है साथियों कि मेनका गांधी केस भारतीय संवैधानिक
कानून का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।